दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज से हम शुरू कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर का प्राचीन इतिहास। दोस्तों ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे, अध्यापक पात्रता परीक्षा आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन इतिहास खंड से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह श्रृंखला चलाई जा रही है ताकि आप आसानी से और कम समय में परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। आज का वीडियो प्राचीन इतिहास खंड का पहला भाग है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों पाषाण काल खंड से, जिसका पहला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। अगला प्रश्न है भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो दोस्तों ये विभाजन थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों ये स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है चौपानी, मांडो, काकेरिया, महदहा और सराय नाहर राय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये जो विकल्प हैं आपके पास चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा और सराय नाहर, इन स्थलों में से जो हड्डी के उपकरण हैं वो महदहा से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल में प्राप्त कहाँ से हुए हैं। तो ये महदहा से प्राप्त हुए हैं। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। दमदमा से दोस्तों एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस समय हुई थी। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला अनाज कौन था। तो ये था जौ। सबसे पुराना अनाज या मानव द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला अनाज था जौ। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण लहुरा देव से मिले हैं। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसा पूरा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है नौदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था। तो एच.डी. सांकलिया एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। नौदा टोली कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों नौदा टोली एक पुरापाषाण कालीन स्थल है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारक क्या है दोस्तों, इसकी पहचान किस रूप में की गई है। तो बृहद पाषाण जो हैं वो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में इनकी पहचान की गई है। राख का टीला, बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वो कौन सा है। तो दोस्तों ये जो संगनकल्लू है, संगनकल्लू जगह ये नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र भीमबेटका से
प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विकल्प हैं आपके पास, अजंता, भीमबेटका, बाघ और अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं और यहाँ से सर्वाधिक और सबसे प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ हुआ था? तो गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी पाया गया है समाधान में से? तो दोस्तों वो जगह है बुर्जहोम। बुर्जहोम में मानव के साथ समाधान में कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू में से गर्त आवास यानी गड्ढानुमा आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थल है बुर्जहोम। याद रखिएगा, बुर्जहोम से मानव के साथ जो कुत्ते के समाधान के प्रमाण और गर्त आवास के साक्ष्य दोनों ही मिले हैं। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो स्थल है लेखहिया। लेखहिया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये संस्कृति मंत्रालय का विभाग है या कार्यालय है। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ये भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो था, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसके प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आपका भोपाल में स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों सैंधव सभ्यता और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। तो ये संस्कृति पर आश्रित होता है, इसलिए मानव समाज विलक्षण है। हड़प्पा किससे संबद्ध है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से और सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि ये गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये मृदभांड जो है ये महत्वपूर्ण कारक है जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थीं, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और इसके पास लोहे और शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये वैदिक सभ्यता से अलग थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये पुरातात्विक खुदाई या पुरातात्विक उत्खनन जो है वो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है। अब आइए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति या खुदाई के संबंध में सही सुमेलन EJ मैके ये हैं सुमेर से लोगों का पलायन, इनका ये सिद्धांत है। मार्टिमर व्हीलर का सिद्धांत है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अमलनंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? ये हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर मुख्यतया लाल रंग का प्रयोग हुआ है। और मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये प्री आर्यन सभ्यता या पूर्व आर्य सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है।
अगला प्रश्न है, गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। तो दोस्तों गाय वह पशु है जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटी कलाकृति में इसका विरूपण या निरूपण नहीं हुआ था, जबकि हाथी, गैंडा और बाघ पशुओं का निरूपण किया गया था। सुमेलन करना है दोस्तों, तो लोथल ये बंदरगाह शहर या गोदीबाड़ा से संबंधित है। कालीबंगा जूते हुए खेत के साथ यहाँ से मिले हैं। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनमाली से दोस्तों पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। अगला प्रश्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता से, वो सुमेलन करना है आपको। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और पैठन स्थल जो है वो गोदावरी के तट पर स्थित है। अब आइए देखते हैं, हड़प्पा आपने जाना कि रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर राजस्थान में है। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन ये है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृदेवी की उपासना की जाती थी। ये सभी सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन है। सिंधु सभ्यता मानी जाती है, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन या सिटी प्लानिंग के लिए, इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरों के लिए जानी जाती है तथा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी पहचान है। अब आइए देखते हैं, सुमेलन करना है दोस्तों। आलमगीरपुर एक जो सैंधवकालीन स्थल है या हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। आलमगीरपुर ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। बनमाली हरियाणा में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इसी तरह दोस्तों मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा आप जानते हैं घग्घर नदी के तट पर राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल कौन से हैं? तो दोस्तों सिंध में अवस्थित स्थल जो हैं वो है मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, जुदेर जोंगड़ो, आमरी, कोटदीजी और अलीमुराद। ये सभी स्थल सिंध प्रदेश में स्थित हैं। चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देश किसने किया था? J.H. मैके ने दोस्तों चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला प्रश्न है, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल और आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो ये है हड़प्पा। और रंगपुर जहाँ से हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिली थी वो कहाँ स्थित है? तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन या हड़प्पा पुरास्थल के बाद का एक पुरास्थल है दाधेरी, ये पंजाब राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, तो ये लोथल गुजरात में है, जबकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो ये लोथल था। ये गोदीबाड़ा या जहाज़ों के रुकने के लिए व्यवस्था करने वाला नगर भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल हड़प्पा का बंदरगाह कहा जाता है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, पाटलिपुत्र जो स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, जबकि कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल कौन सा है?
तो राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन पुरास्थल है। और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है, तो ये है मोहनजोदड़ो, जो कि भारत में स्थित नहीं है। भारत में जो हड़प्पा कालीन पुरास्थल जो सबसे बड़ा है वो राखीगढ़ी है, और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल मोहनजोदड़ो है। इसे आप अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे, ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृदेवी की, पशुपति की, लिंग और योनि की, पशुओं की, नागों की, वृक्षों की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन सभी चीज़ों की पूजा करते थे, मातृदेवी, पशुपति, लिंग और योनि, पशुओं की, नागों की और वृक्षों की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो वो दो भारतीय हैं दोस्तों, राखाल दास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और दयाराम साहनी जिन्होंने हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी। अब आइए देखते हैं, सुमेलन करना है। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल का जो उत्खनन कार्य है ये SR राव ने करवाया था, सुतकोटदा का JP जोशी और धौलावीरा का JP जोशी ने कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो A कनिंघम दोस्तों ऐसा पुरातत्वविद था जो हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाया था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा VA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो VA स्मिथ जो है दोस्तों वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न, सही कालक्रम बताना है आपको, तो सबसे पहले स्थान पे है नगर संस्कृति, दूसरे स्थान पर लोहे का हल, तीसरे स्थान पर दोस्तों आहत मुद्रा और उसके बाद सोने के सिक्के। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह धातु कौन सी है, तो वो है तांबा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा संदर्भ में मिलता है, तो किस स्थल से, तो दोस्तों हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनवाली में से वह स्थल जो घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, तो वो बनवाली है। बनवाली ये घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही कथन बताना है आपको, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये सही कथन है। दूसरा कथन है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से है, तो ये है दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों A और R दोनों सही हैं, किंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा किस राज्य में है, आप जानते हैं गुजरात राज्य में है, और वह हड़प्पा स्थल या हड़प्पा कालीन नगर जो 3 भागों में बटा हुआ है, तो ये धौलावीरा है। धौलावीरा दोस्तों 3 भागों में बटा हुआ है, और धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विशव संस्कार या डबल बरियल का प्रमाण मिला है, तो लोथल और कालीबंगा से द्विशव समाधान या द्विशव संस्कार के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा स्थल से सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान दोस्तों ये सनौली से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो भारत में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ वस्त्रों के लिए किया गया था।
सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये सभी सही कथन हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये दोनों ही सही कथन है कि ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और वे पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है, घोड़ा, गाय और ऊंट। घोड़ा, गाय और ऊँटों का चित्रांकन हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की मुहरों में नहीं प्राप्त हुआ है। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वो पशु कौन सा है? तो वो है शेर। और मृग पर्णिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों मिट्टी की पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की कृति कालीबंगा से प्राप्त हुई है और वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी वो मिस्र की सभ्यता थी। और माया, एस्टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है आपको। तो उत्तर में सबसे उत्तर में एजटेक सभ्यता, फिर माया सभ्यता, उसके बाद मुइस्का और अंत में दक्षिण में इंका सभ्यता रही थी। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो सुमेरिया की सभ्यता लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम सभ्यता थी। अगला प्रश्न वैदिक काल से संबंधित है। अब आइए देखते हैं वैदिक काल का खंड। वैदिक काल से संबंधित जो प्रश्न है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो दोस्तों आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम या श्रेष्ठ व्यक्ति से होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। त्रयी नाम किसका है? तो दोस्तों तीन वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहा जाता है और वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। अब आइए देखते हैं, सुमेलन करना है दोस्तों, सही सुमेलन। तो अथर्ववेद ये औषधियों से संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है, यजुर्वेद में बलिदान की विधि दी गई है और सामवेद संगीत का मुख्य स्रोत है। ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड हैं, सामवेद संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चार वेदों में से वह वेद जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो जादुई माया, तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? तो 1028 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और ये सुमेलन करना है आपको वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथों से। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, सामवेद का पंचवीश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। याद रखिएगा, ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है वो ऐतरेय है, सामवेद का पंचवीश, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूरी तरह से सोम को समर्पित है। तो ये 9वां मंडल है दोस्तों, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों सामवेद जो है इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में से वह स्थान जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो ये है स्थल अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीन प्रमाण प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है।
ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण और उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा की गई है। तो उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा की गई है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में मोक्ष का सबसे पहले जो है उल्लेख किया गया है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये है दोस्तों कठोपनिषद। कठोपनिषद में जो है वो यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय प्रदेश के शासक थे अश्वपति। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के सही क्रम है। एक बार फिर से देख लीजिए, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान की जाती है। तो अस्किनी दोस्तों चिनाव का वैदिक कालीन नाम था। और ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो है कुभा और क्रबु। कुभा और क्रमु नदी ऋग्वेद में उल्लिखित हैं, जिनका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधों का सूचक है। अब आइए देखते हैं प्रमुख वैदिक नदियां और उनका जो आधुनिक नाम है उसके बारे में। तो ये है कुभा, इसका नाम है काबुल। परुश्री रावी नदी का नाम है। सदा नीरा वैदिक नदी है जिसका वर्तमान नाम या आधुनिक नाम गंडक है। और सुत्रुदी, इसका वर्तमान नाम सतलज है। कुभा काबुल, परुश्री रावी, सदा नीरा गंडक और सुत्रुदी सतलज इसका आधुनिक नाम है। अगला प्रश्न है, वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो ये है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की जो व्यवस्था है ये वैदिक उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सही कथन क्या है? तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। और रीत जो है वो मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला प्रश्न है, इन अग्नि, बृहस्पति, द्यौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये जो वैदिक देवता थे इंद्र, बृहस्पति, द्यौस और इंद्र, इनमें पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा ने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए किया गया है, लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बाद के काल में निष्क शब्द का प्रयोग सिक्के के लिए किया गया है। और निष्क आभूषण कहाँ पहना जाता था? ये गले में पहना जाता था। 14वीं सदी के पूर्व का बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वैदिक देवताओं और देवियों के नामोल्लेख का वर्णन किया गया है। वैदिक देवताओं और देवियों के नाम का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगज कोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो बोगज कोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। अगला प्रश्न है, कई विकल्प हैं, शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। पुरुष मेघ का उल्लेख कहाँ हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेद माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। ये राजा विधेद माधव से संबंधित थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता था? अंग और मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? तो दोस्तों गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो ये प्रकृति पूजा और यज्ञ ये पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म था। ऋग्वेद काल में दोस्तों जनता मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद काल में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। ऋग्वेद में उल्लेख है 10 राज्ञियन या 10 राजाओं का युद्ध, ये कहाँ लड़ा गया था? परुश्री यानी रावी नदी के किनारे।
अगला प्रश्न है सिंधु, सरस्वती, वितस्ता और यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन थे वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों यदु, द्युर्धु, पुरु, अनु और तुवर्सु। ये ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो दोस्तों प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार होता था। और ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयोग किया गया है? ये जौ है। और वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ कहा गया है? तो दोस्तों अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आयुर्वेद का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। इंद्र को सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित हैं। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सबसे अधिक संख्या में किससे संबंधित मंत्र हैं? तो ये अग्नि से संबंधित हैं। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे माना जाता था? तो युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था। आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो दोस्तों इंद्र जो कि युद्ध का देवता था, ये आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। और 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा हुआ है? तो ये काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। और गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र जिसे आप जानते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो ये मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है और इसके रचनाकार विश्वामित्र ऋषि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं, तो ये पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी, तो ये मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। महाभारत मूलतः किस नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों महाभारत पहले जय संहिता के नाम से प्रसिद्ध थी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के लिए जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है उसका नाम है वासुकी। वासुकी सर्प है जो कि समुद्र मंथन के लिए उसने रस्सी के रूप में अपने आप को प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से कहाँ वर्णित हुई है? तो धर्मशास्त्र के समय में अछूत या जो है अस्पृश्य शब्द की अवधारणा प्रचलन में आई। दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद, अपने मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते नान्यतम यानी सत्य की विजय होती है न कि असत्य की, ये शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, ये कहाँ उल्लिखित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ये ब्राह्मी लिपि थी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उनको होता कहा जाता था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो दोस्तों अवेस्ता ग्रंथ कहाँ से संबंधित है? अवेस्ता एजेंद ईरान से संबंधित है। वैदिक काल में अघन्या किसे माना गया है? तो ये गाय को अघन्या या न मारने योग्य माना गया है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसे समझा जाता था? गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। और प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 वर्ग का नहीं है, तो ये कोश नहीं है, जबकि कुल, वंश और गोत्र शब्द प्राचीन भारतीय प्रसंग में प्रयुक्त होते थे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों संस्कारों की कुल संख्या 16 है। और देखिए जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कौन कहलाता था? तो जीविकोपार्जन के लिए वेद और वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। अब आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ?
कब हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो बुद्ध का गृह त्याग दोस्तों उन महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? वो कोली वंश से संबंधित थी। और बुद्ध का जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बसाढ़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख तथा रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख में से वह अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो दोस्तों जो रूमिनदेई स्तंभ अभिलेख है वो इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। मौर्य शासक अशोक के जो है अभिलेख से ये पता चलता है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, तो दोस्तों मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। अवंती, गंधार, कोसल और मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। कोसल और मगध राज्य ऐसे थे जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? तो ये दोस्तों सुभद्द अंतिम व्यक्ति था गौतम बुद्ध द्वारा उनके धर्म में दीक्षित किया जाने वाला। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन यानी दीपक का बुझ जाना बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, आलार कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो उदयन महाराजा उदयन के शासनकाल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप के द्वारा। और प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में की गई थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थलों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसको आप शॉर्ट फॉर्म में रावय पाकु याद कर सकते हैं। रावय पाकु, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर, तो ये चारों बौद्ध संगीतियों का क्रम है। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये है दोस्तों काशी वाराणसी। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन काशी वाराणसी में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था और द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित सही जो क्रम है उसको बताना है आपको। जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश सारनाथ में और निधन कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये प्रथम उपदेश या धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो कुछ प्रतीक हैं उनका चिन्ह का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जन्म का जो चिन्ह है या प्रतीक है कमल है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक
धर्मचक्र प्रवर्तन है, महाबोधि बोधि वृक्ष का प्रतीक है, और त्याग जो है वो घोड़े का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वो कौन सा संप्रदाय है? तो दोस्तों ये कंग्यूपा संप्रदाय है जिससे करमापा लामा संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन। तो उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, यानी बौद्ध धर्म वेदों को नहीं मानता है, और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ पर बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है। बोधगया में बोधि वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। शशांक एक शासक था, शशांक, इसने बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था ये बोधगया था, और बुद्ध के उपदेश से संबंधित क्या है? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता बुद्ध के उपदेश इनसे संबंधित हैं। बुद्ध काल के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। तो दोस्तों देवदत्त जो है वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख या अध्यक्ष होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो दोस्तों धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का अंग है अष्टांग मार्ग की संकल्पना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। तो ये कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली में, और सबसे पहली महिला या सबसे पहली स्त्री जिनको बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली थी वो गौतमी, जो कि प्रजापति गौतमी थी। इनका पालन पोषण गौतम बुद्ध का उनकी माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण की थी। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम हैं? तो ये विनय पिटक है। और वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संकलित हैं? तो ये सुत्त पिटक है। और वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है वो अभिधम्म पिटक है। तो विनय पिटक संघ के नियम हैं, और सुत्त पिटक में नैतिक सिद्धांत हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगृह बिहार में। बुद्ध की 80 फुट ऊंची बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारनाथ, सांची, बोधगया और कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है? तो जो सांची का स्तूप है इसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, जबकि सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से है। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता और वेदांत में से किससे संबंध है? बौद्ध दर्शन मानता है दोस्तों कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के तौर पर किसे माना जाता है? तो दोस्तों एडविन एर्नाल्ड की बुक है, उनका काव्य संग्रह है लाइट ऑफ एशिया, जिसमें गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज माना गया है। अगला प्रश्न है, एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? तो ये ललित विस्तार ग्रंथ पर आधारित है, द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के समय में। भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया तो वो महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं थीं। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी
बौद्ध धर्म के लोगों ने। और गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? तो वो धर्मचक्र मुद्रा है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो दोस्तों बुद्ध की ऐसे तो बैठी हुई प्रतिमाएं मिलती हैं, लेकिन कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। भगवान बुद्ध की कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यह मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। तो ये देखिए, कथन है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। कारण है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अब आइए देखते हैं कुछ स्थल हैं और उनका सुमेलन करना है। तो लोथल ये प्राचीन गोदी क्षेत्र या बंदरगाह क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्षेत्र है। सांची अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष यहाँ पर है। और नालंदा बौद्ध अभिगम का महान पीठ है। दोस्तों महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और जिस अन्य नाम से जानते हैं वह कौन है? तो वो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, महायान और हीनयान बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थीं। अगला प्रश्न जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति को निलंबित या विलंबित करता है। ये धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सही कथन है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? तो कार्ले में हीनयान अवस्था का विशालतम शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह थे नागार्जुन। और शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने सबसे पहले शून्यवाद या शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार तथा उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? तो ये गुप्त काल है। और नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय संबंधित या महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली भाषा है दोस्तों। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से क्या विद्यमान था? तो ये है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, जिनका सही क्रम है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्यों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म किसमें विश्वास करते हैं? कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत ये मानते हैं कि ये सही हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है। तो दोस्तों ए गलत है किंतु आर सही है।
अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के संबंध में सही कथन क्या है। तो सही कथन है उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछेक शिल्पों को निम्न माना था। तो ये बौद्ध धर्म के संबंध में सही कथन है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में क्या शामिल था। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में प्रमुख थे। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो जनसाधारण में प्रचलित पाली भाषा थी। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ। तो ये कारण थे उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे, इसलिए आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। अगला प्रश्न है कुछ शैलीकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म से संबंधित और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि यह वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी। तो ये वज्रयान बौद्ध शाखा जो थी वो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावित थी। अब आइए देखते हैं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ से संबंधित थे। तो दोस्तों पार्श्वनाथ का संबंध वाराणसी से है। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। पावापुरी बिहार में हुई थी। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थंकरों में सबसे अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नैम और संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं था। तो नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। प्रभासगिरी जिसका तीर्थस्थल है वो कौन सा धर्म है। तो दोस्तों प्रभासगिरी कौशाम्बी में है, ये जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द प्रचलित है। तो दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द प्रचलित है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा धर्म है। तो दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत की मान्यता है जिसमें सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्यादवाद किससे संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद। इसके अलावा जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन धर्म, सिख मत और वैष्णव मत में से किसका क्रोड सिद्धांत है। तो दोस्तों अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है ये जैन मत का है। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू और इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। तो यह है जैन धर्म। जैन धर्म विश्व के विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। जैन धर्म का आधार बिंदु क्या है। तो अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। यापनीय किसका संप्रदाय था। यापनीय जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो दोस्तों 14 पूर्व जो है वो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला प्रश्न जो जैन धर्म से संबंधित है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे। अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर और उर्जवंत में वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि का क्षेत्र माना जाता है, ये सम्वेद शिखर है। सम्वेद शिखर ये जो है पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ से संबंधित है और जैन सिद्धि का क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है थेरी गाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, ये थेरी गाथा आरंभिक जैन सूत्र का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे।
स्थूलभद्र। स्थूलभद्र दोस्तों जैन जिस प्रकार से बौद्ध धर्म का जो विभाजन है वो महायान और हीनयान शाखा में हुआ था, उसी प्रकार जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में हुआ था। श्वेतांबर जो सफ़ेद रंग के कपड़े, कुछ नॉर्मल कपड़े धारण करते थे, जबकि दिगंबर जिन वो मानते थे कि दिशाएं ही जिनका अंबर या वस्त्र हैं वो पूर्ण रूप से नग्न रहने वाले थे। तो जैन धर्म में दो भाग हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो प्रश्न है कि जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जमाल थे। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, ये पाटलिपुत्र की सभा थी जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। अब आइए देखते हैं सत्य कथन। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे, तो ये दोनों कथन सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में सही कथन क्या है? तो दोस्तों भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। अगला कथन है कि पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे श्वेतांबर कहलाए। और तीसरा कथन है कि प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये तीनों ही कथन सही हैं। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन क्या है? तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तत्पश्चर्या है और प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। और दोस्तों जो है कि वो कर्म आत्मा का विनाश है और आशय इसका अंत होना चाहिए, अवश्य इसका अंत होना चाहिए। ये सभी जैन धर्म के या जैन सिद्धांत से संबंधित हैं। समाधि मरण किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समाधि मरण ये सिद्धांत जैन दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण जिसे संलक्षणा या ये जो पद्धति कही जाती है जो समाधि लेकर अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। और वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो आजीवक संप्रदाय था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किसने किया था? आजीविकों ने। और उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार कम से कम 10 से 15 बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न यूपी स्पेशल के अंतर्गत कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों की ही प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, ये कौशाम्बी है। और सही कथन आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, सही है। और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही कथन है। अगला प्रश्न है श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो दोस्तों चामुंड राय ने श्रवण बेलागोला कर्नाटक में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी। अगला प्रश्न है महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से संबंधित है महामस्तकाभिषेक। और बाहुबली को किसका पुत्र माना जाता है? तो दोस्तों बाहुबली को प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा प्राचीन भारत का खंड 1 भाग 1। इसके अन्य भाग हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है, कितना उपयोगी हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में और कौन से सुधार किए जाएँ ताकि इसे और उपयोगी और उपादेय बनाया जा सके, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।